दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है 6वीं कक्षा से 12वीं तक के एनसीईआरटी पर आधारित अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। इसमें सबसे पहले हम विज्ञान विषय को कवर करेंगे। ये श्रृंखला विभिन्न परीक्षाओं जैसे संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस और राजस्थान पीसीएस तथा अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम 6वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों 6वीं कक्षा के विज्ञान का जो पहला चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है, उस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके शाकाहारी, मांसाहारी, जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ये हो जाएगा कि सर्वाहारी की श्रेणी में वे आते हैं जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हों, यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हों उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। आप जानते भी हैं। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप जान पाएंगे कि जो जंतु केवल पादप या शाक खाते हैं उन्हें शाकाहारी, और जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। लेकिन जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सर्वाहारी की श्रेणी में वे आते हैं जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के गुण हों। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है कि मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्यों? तो ऑप्शन देखिए, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध रहता है। ऑप्शन बी है कि मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। सी है कि इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। और डी है कि उपर्युक्त सभी। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। और अगर इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप जान पाएंगे कि मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है और मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। दूसरा है कि सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। तीसरा कथन है कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। और चौथा है कौवा मांसाहारी जीव है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है अथवा नहीं है। देखिए, जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं इनमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि कौन से कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो है सही हो जाएगा। 2 और 4 इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 और 4। 2 क्या है? सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। तो ये आपका सही नहीं है। इसका कारण ये है कि सभी पौधों के जड़, तना, पुष्प और पत्तियां खाने योग्य नहीं होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है, ये भी आपका सही कथन नहीं है, क्योंकि कौवा सर्वाहारी जीव है। तो इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। आप देखिए कि सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग के योग्य या खाद्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियों तथा बीज का ही प्रयोग खाने के लिए किया जाता है, यानी कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। जबकि कौवा के बारे में कहा गया है कि मांसाहारी जीव है, तो ये मांसाहारी नहीं बल्कि सर्वाहारी जीव है। और आप जानते हैं कि सर्वाहारी जीव पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं, तो कौवा उसी श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है।
देखिए, शेर और बाघ तो ये मांसाहारी जीव हैं और ये दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं? तो शाकाहारी जो होते हैं ये पादप और पादप उत्पाद को खाते हैं। पालक और फूल गोभी तो ये सब्जियों के उदाहरण हैं। और दूध, पनीर, घी और दही ये सभी जंतु उत्पाद हैं। तो आप इस प्रकार से सही सुमेलन कर सकते हैं। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2 ये आपका सही सुमेलित है। दोस्तों अब आइए छठवीं कक्षा के विज्ञान के दूसरे अध्याय पर आते हैं। दूसरा अध्याय भोजन के घटक हैं। आइए इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? पहला है खनिज लवण, दूसरा है विटामिन, तीसरा है आहारी रेशे या रुक्षांश। तो इसमें से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में शामिल है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा केवल 1 और 2। देखिए, खनिज लवण और विटामिन ये भोजन के पोषक तत्वों में शामिल हैं। आप देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगर आप देखेंगे तो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो जो भी भोजन के न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे या रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, केवल 1 और 2 यानी खनिज लवण और विटामिन ये ऑप्शंस या प्रश्न के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा। जबकि भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है आपका, देखते हैं दोस्तों। पहला कथन है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा कथन आपका है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। सही है। और तीसरा है विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर जो इन कथनों के आधार पर आप देखें तो सही कथन क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ये तीनों ही कथन जो प्रश्न में पूछे गए हैं ये आपके सही हैं। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है, आप जानते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए यानी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हैं, सही है। और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं। जबकि रुक्षांश या जो फाइबर्स होते हैं ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों ही कथन 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है अमीनो अम्ल, दूसरा है मंड या स्टार्च, तीसरा है शर्करा। इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो आप जानते हैं मंड यानी स्टार्च और शर्करा ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। अमीनो अम्ल इसमें शामिल नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो हो जाएगा केवल 1 यानी अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं और हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट में मंड तथा शर्करा हैं। और अमीनो अम्ल क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। इसलिए आप जान लीजिए कि अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वसा जो है भोजन का महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है।
तो सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, सही है। और वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये आपका सही नहीं है। तो 1 और 2 आपके कथन सही हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी केवल 1 और 2 आपके सही हैं। तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है, और इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। देखिए, सही है। और जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र और पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, ये भी सही है। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि पोषक तत्वों के अलावा जो जल है भोजन का हिस्सा, तो जल के संदर्भ में दोनों कथनों में कौन सा सही है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। और आप जान लीजिए दोस्तों कि दोनों ही कथन सही हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। और जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए सहायक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपका सूची 1 में विटामिन और सूची 2 में अभावजन्य रोग दर्शाए गए हैं। देखिए, विटामिन ए की कमी से दोस्तों दृष्टिहीनता यानी आँखों की रोशनी की समस्या हो सकती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आप जानते हैं दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से इसके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता और रतौंधी होती है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना, ये रतौंधी के लक्षण हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और इसमें पेशियां दुर्बल और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने या टेढ़ी होने लगती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, आपको बताना है। तो देखिए, कौन सा कथन असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी, विटामिन B1 घाव को भरने में सहायक होता है। ये आपका सही नहीं है दोस्तों। विटामिन B1 घाव को भरने में सहायक नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में विटामिन सी जो है वो सहायक होता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। और विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी के जो स्रोत हैं उनको कच्चे खाना बहुत अधिक फायदेमंद होता है, जैसे आंवला, मिर्च। और जो विटामिन सी के खट्टे पदार्थ साइट्रस फल हैं वो कच्चे या उसी रूप में उपभोग करना सही रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज और अभावजन्य रोग, और इनमें आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित हैं। देखिए, कैल्शियम की कमी से अभावजन्य रोग अस्थिक्षय होता है, सही है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, सही है। और लौह की कमी से दंत क्षय, तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि लौह तत्व की कमी से खून की कमी या एनीमिया होता है।
जबकि 1 और 2 आपके सही हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थिक्षय और आयोडीन की कमी से घेंघा या गॉइटर रोग होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, केवल 1 और 2 आपके सही सुमेलित हैं। दोस्तों, लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण जो रोग होते हैं उनको अभावजन्य रोग कहा जाता है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण हैं। और लौह की कमी से अरक्तता होती है, जिस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस कारण से होती है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किस कारण से मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। तो सही उत्तर है प्रोटीन की कमी के कारण। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। अब आइए दोस्तों, तीसरे अध्याय पर आते हैं, जो कि तंतु से वस्त्र तक है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों, तागा या धागा पतले तंतुओं से मिलकर बना होता है। इन तंतुओं के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? पहला है कि रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये सही नहीं है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, सही है। और ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। इसका कारण ये है कि जूट नारियल के बाहरी आवरण से प्राप्त होता है, ये सही नहीं है। जूट पटसन का रेशा होता है और पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे देहात में पाट या पटुआ भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, गलत या सही नहीं है कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, आप जानते भी होंगे कि तागा या धागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जो है ये तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। रुई दोस्तों, रुई जो है ये कपास से रुई, और जूट तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे होते हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री पौधा होता है, इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है और ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेशम है। प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त तंतुओं में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु या सिंथेसिस फाइबर का उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, पॉलिएस्टर, नायलॉन और क्या, एक्रिलिक। देखिए 2, 3 और 4। दोस्तों, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक ये संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। आप अगर जो इसकी व्याख्या देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कपास, जूट यानी फ्लैक्स, रेशम तथा ऊन तंतु ये पादपों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। जबकि ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इनमें पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में पटसन या जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। देखिए, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार और असम। तो इसमें कहाँ पर पटसन या जूट की खेती की जाती है? तो सही उत्तर है 1, 3 और 4। देखिए, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, ये तीनों जगह 1, 3 और 4, केवल सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पटसन या जूट की खेती होती है। दोस्तों, पटसन की खेती ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ पर वर्षा ऋतु में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पटसन या जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। और तीसरा है, रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं।
तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। दोस्तों, सामान्य रूप से देखा जाए तो पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के बाद पादपों के तनों को कुछ दिन जल में डुबाकर रखते हैं। जल में डुबोकर रखने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। और कताई की प्रक्रिया ये होती है जिसमें रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। अब आइए 6वीं कक्षा के विज्ञान के चौथे अध्याय पर आते हैं। वस्तुओं के समूह बनाना, इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। प्रश्न है पहला कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस, इनमें से कौन सा जल में विलेय है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन, सिरका और देखिए नींबू का रस। ये तीन जो है ऑक्सीजन, सिरका और नींबू का रस यानी 1, 2 और 4 ये जल में विलेय हैं। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल ये जल में विलेय नहीं है। दोस्तों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ जैसे गैस ये जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जल में विलेय पदार्थ कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका और नींबू का रस जल में विलेय है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थ को जल में अविलेय कहा जाता है। मिट्टी का तेल, ये सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल ये सभी जल में अविलेय पदार्थों के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच, इनमें से कौन सा पारभासी या ट्रांसलूसेंट है? देखिए, आपको बताना है कि स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा और कांच इसमें से कौन सा पारभासी है? तो सही उत्तर हो जाएगा केवल ट्रांसलूसेंट। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा उत्तर? ऑप्शन ए, केवल 2। केवल 2 यानी तेल लगा कागज। दोस्तों, आप देख लीजिए कि वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट देख सकता है उन्हें पारदर्शी, जिनके आर पार देखिए जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है उनको अपारदर्शी, लेकिन ऐसे पदार्थ जिसके आर पार तो देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उनको पारभासी या ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा पतला कागज, इसके आर पार देखा जा सकता है लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। तो इसमें से स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा और कांच में से केवल तेल लगा कागज पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। दूसरा है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी, देखिए हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप देख लीजिए दोस्तों, केवल 2 आपका सत्य नहीं है। आप देखिए दोस्तों, केवल 2 आपका सत्य नहीं है। क्यों? आप देखिए हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं, ये सही नहीं है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक पदार्थों से बनी हुई हैं, आप जानते हैं। अब आइए अगले अध्याय पर आते हैं दोस्तों। 6वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 5, पदार्थों का पृथक्करण, इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है पदार्थों के पृथक्करण यानी सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है निष्पावन यानी विनोविंग, दूसरा निस्तारण यानी डिकेंटेशन और तीसरा है निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। उपर्युक्त में से कौन सा पृथक्करण की विधि या विधियां हैं? तो देखिए दोस्तों, निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन ये सभी जो है ये पृथक्करण की विधियां हैं। और आप देख सकते हैं कि निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही मिश्रणों से अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। और इसके अतिरिक्त हस्तचयन यानी हैंड पिकिंग, चालन यानी सीविंग, अवसादन यानी सेडिमेंटेशन, थ्रेसिंग और वाष्पन, इवेपोरेशन भी मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं। तो निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन ये सभी मिश्रणों से अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। ऑप्शन डी 1, 2, 3 आपके सभी उत्तर सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
देखिए, पहला है कि किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। दूसरा है, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। तीसरा है कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। और चौथा है, वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कथन बी आपका सही नहीं है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है, ये आपका सही नहीं है। इसका कारण ये है कि चालन प्रक्रिया में चलनी या छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चालकर अलग कर लिया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग किया जाता है, इसको निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। इसलिए ये निस्तारण कहा जाता है, न कि अवसादन। तो ये आपका कथन भी इसी कारण गलत हो गया था। और द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस विलयन यानी सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन या फिर जेल। तो सही उत्तर है संतृप्त विलयन यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन। आप जानते भी हैं दोस्तों, ऐसे विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके, वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, पदार्थ के विलयन को गर्म करने या उसका ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ जाती है। अब आइए दोस्तों, छठवें अध्याय पर आते हैं, छठवीं कक्षा के छठे अध्याय पर, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। दोस्तों, प्रश्न है कि औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? पहला है कि उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसका आकार बड़ा हो जाता है। जब किसी औजार में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाया जाता है तो फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर उसका आकार बढ़ जाता है, और जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होने पर वो आसानी से, जब गर्म होकर आकार बड़ा हो जाता है तो फैल जाता है, हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है, और जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे ये हत्थे पर कस कर बैठ जाता है। और इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, उपर्युक्त में से कौन सा उत्क्रमित यानी रिवर्स्ड परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए, इसमें दोस्तों नमक का पानी में घुलना और देखिए कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये उत्क्रमित या रिवर्स्ड किए जा सकते हैं। जैसे अगर नमक का पानी में घुल गया तो वाष्पन के द्वारा फिर से हम पानी को उड़ाकर नमक प्राप्त कर सकते हैं। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को जब बर्तन में बदल दिया जाता है तो उसको भी हम पुनः मिट्टी में पा सकते हैं। लेकिन कागज अगर जल जाए और दूध का दही बन जाए तो फिर से जले हुए कागज से हम कागज नहीं प्राप्त कर सकते, और दही बनने पर उसे दूध नहीं बना सकते हैं। देखिए, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं। कागज का जलना, दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, जबकि नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना
उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन हैं, लेकिन एक कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्ठी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, छठवीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 7 पर आते हैं। प्रश्न है कि पौधों को जानिए चैप्टर से पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित कौन से सम्मिलित नहीं हैं। इसमें देखिए बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर और मूलांकुर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए कि पुष्प के विभिन्न भागों में कौन से शामिल नहीं हैं। तो इसमें देखिए केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 4, केवल 4, 5 और केवल 5। तो सही उत्तर है केवल 5, यानी मूलांकुर ये पुष्प के भाग में शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर ये सभी पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड ये स्त्री केसर के भाग हैं। बीज जब जमता है तो उसके जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहा जाता है, इसलिए मूलांकुर बीज से संबंधित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है आपका कि पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है और ये जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है, सही है। दूसरा है कि पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं, सही है। तीसरा है पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड संश्लेषित करती हैं, तो ये तीनों कथन सही हो गए। आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं, तो ये आपका सही नहीं है। इसका कारण ये है कि पत्तियां वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि तना जल और खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। दूसरा है कि पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1 और 2, आपका दोनों ही सही है। कारण तो तना उपर्युक्त दोनों कार्य संपन्न करता है। पहला तो ये है कि तने कठोर, मुलायम और कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इसलिए इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि तना जल और खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, और दूसरा पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो ये दोनों ही कथन 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं, और देखिए पौधे को मिट्टी से दृढ़ता से जमाए रखती हैं, ये पहला है। दूसरा है कि जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। तो इनमें से आपको कौन सा सही है। तो सही उत्तर है केवल 1, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप जानते हैं दोस्तों कि देखिए जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक तो मूसला जड़ और दूसरा रेशेदार यानी झकड़ा जड़। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं, और देखिए समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, इसलिए कथन 2 आपका सही नहीं है, केवल कथन 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। गाजर, मूली, आलू और सलजम। तो सही उत्तर है आलू। आलू जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद और टैपियोका ये जड़ें होती हैं। इनका प्रयोग हम खाने में करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। देखिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और प्रकाश। तो आप जानते हैं दोस्तों इसमें ऑक्सीजन को छोड़कर क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश यानी 1, 2, 4 और 5
ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 4, 5 ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। और आप जानते हैं दोस्तों कि पत्तियां जो हैं प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं और इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं बल्कि ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः तनों के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, जिसमें आज की वीडियो में हमने कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक के सभी अध्यायों से संबंधित बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।